हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हमारी जो क्लास है वो ट्रांसफॉर्मर से संबंधित है। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, प्रिंसिपल, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, लॉसेस, ये सारी बातें आज इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मर होता क्या है। ट्रांसफॉर्मर हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर लगा होता है। एक छोटा ऐसा चौकुटा सा होता है, और एक जो हमारे बिजली के ऊपर जो खंभे लगे हुए हैं, इनके ऊपर भी आपने बिजली की टंकी देखी होगी, उसी को हम ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर क्या काम करता है? ट्रांसफॉर्मर इट इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू कंट्रोल वोल्टेज। ये वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं, कम से ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा हो तो कम कर देते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। ट्रांसफॉर्मर इट इज़ ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज एंड वाइस वर्सा। लो को हाई भी कर देते हैं, ये इसकी डेफिनेशन हो गई है। और जहाँ पे हाई वोल्टेज होती है वहाँ पे करंट लो होता है, जहाँ लो वोल्टेज होगी वहाँ पे करंट हाई होता है। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। ये हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर लगे होते हैं। उसके बाद ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के होते हैं। ट्रांसफॉर्मर होते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो वोल्टेज को बढ़ाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 12 वोल्ट से 220 वोल्ट कर देना। हमारे टीवी के ऊपर, फ्रिज के ऊपर स्टेबलाइज़र रखे होते हैं, ये वोल्टेज को बढ़ाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। दूसरे आते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, जो वोल्टेज को डाउन कर देते हैं। जैसे जो हमारे बाहर जो खंभों के ऊपर जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, वो 11,000 वोल्ट को 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। उसके बाद आता है, एक नंबर में भी पूछा जाता है स्पेशल, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो इसका जो प्रिंसिपल होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर इसका प्रिंसिपल बेस्ड होता है। और डियर स्टूडेंट, जब भी म्यूचुअल की बात आती है तो इसका मतलब दो चीज़ें होती है। तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर दो कॉइल होती है, एक प्राइमरी कॉइल होती है, एक सेकेंडरी कॉइल होती है। जो प्राइमरी कॉइल होती है वहाँ से हम AC सिग्नल को देते हैं, जिसको हमने अप या डाउन करना होता है, और उधर हमें जाके आउटपुट मिल जाती है सेकेंडरी के थ्रू। ऐसे मैंने कि ये दिखाया भी है, पहले भी दिखाया था। ऐसे समझो कि ये कॉइल्स होती हैं ऐसे, जैसे ये होगी हमारी प्राइमरी होगी ये, जैसे ऐसे तार लिपटे होते हैं सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर। तो जैसे ये तो प्राइमरी होगी हमारी, और ये दूसरी वाली जो सेकेंडरी होती है, यहाँ से इनपुट दी जाती है, आउटपुट वहाँ से ले ली जाती है। सेम ऐसा ही डायग्राम है, सेम। जो इनपुट वोल्टेज होती है उसको हम EP से लिखेंगे, और जो आउटपुट होती है उसको हम ES से लिखेंगे। जो आउटपुट करंट होगा उसको IS से, और इनपुट वाले को हम IP से लिखते हैं। ये SC का निशान होता है। सेम सिंपल डायग्राम, बहुत ही आसान है। ये ऐसी पत्ती पत्ती सी लगा के हमने ये बना रखे है, इसका कोर बना रखे हैं हमने इसके। तो इसकी कंस्ट्रक्शन और देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉइल्स P एंड S। ये 2 कॉइल्स रखता है, P एंड S। P का मतलब प्राइमरी, S का मतलब सेकेंडरी। वाउंड ऑन ए सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर क्या होती है? जो एक ऐसी लोहे की ऐसी आकृति से समझ लो, जैसे अपने स्टेपलर की पिन टाइप की होती है। उसके बाद आती है द इनपुट AC इज अप्लाइड अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल के थ्रू हमने इनपुट AC को देते हैं, और आउटपुट कहाँ लेते हैं, सेकेंडरी के साथ। और ताकि एडी करंट्स जो बनते हैं वो इनका अपोज करते हैं, वो ना बने, इसलिए इस आयरन कोर को हम लेमिनेटेड कर देते हैं। टू मिनिमाइज द एडी करंट्स, सॉफ्ट आयरन कोर इज लेमिनेटेड। ठीक है। उसके बाद ये 3 चीज़ें आपको समझ में आ गई। डेफिनेशन क्या होती है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, ये डायग्राम हो गया। ये हमने इसकी टाइप्स भी सीखे हैं, इनको और भी अच्छी तरह बताऊँगा मैं आपको, स्टेप अप स्टेप डाउन। तो अब देखते हैं इसकी वर्किंग बड़ी आसान है इसकी। वर्किंग के अंदर आप देखोगे तो जैसे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम करंट इनपुट करते हैं, तो वो जब भी करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से देखना शुरू करो। व्हेन करंट इज गिवन टू द प्राइमरी इट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड एंड हैंस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस। तो इसके चारों तरफ क्या चीज़ चेंज होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी। और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ लाइंस, और ये सारी की सारी लाइन सेकेंडरी के साथ लिंक हो जाती है यहाँ पे,
और लिंक होने के बाद ये चेंजिंग है, इसलिए यहाँ पे क्या बनाती है, फैराडे सेकंड लॉ के हिसाब से यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है और उसका मान होता है E इज इक्वल टू d∅/dt। जितनी कॉइल की टर्न्स होती है उनसे हम गुणा कर देते हैं। माइनस का मतलब होता है डायरेक्शन अपोजिट होती है, फैराडे लेंज लॉ। यही सारी बातें मैंने इसमें लिखी हुई है। When current is given to the primary, it creates magnetic field, hence magnetic flux changes and all the field lines will link secondary coil and induced EMF produced according to Faraday second law this। अब डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे हम, प्राइमरी के लिए भी इस लॉ को लागू करेंगे, सेकेंडरी के लिए भी लागू करेंगे। जब प्राइमरी के लिए लागू करेंगे और प्राइमरी, तो जहाँ मैंने ई लिखा है वहाँ पे मैं EP लिख दूंगा, NS लिख दूंगा, फ्लक्स तो सेम है ही, तो EP NP, ठीक है। सेकेंडरी वाली पढ़ेंगे तो वहाँ पे SS आ जाएंगे, दोनों इक्वेशन को भाग कर दो। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारा ES/EP। तो ये तो कट जाएंगे, देखो d∅ से d∅, माइनस से माइनस भी कट जाएगा, क्या बचेगा, NS/NP मैंने यहाँ पे लिखा है। डियर स्टूडेंट्स, जो ये एक रेशो है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर रेशो। ये याद रखो आप, NS/NP होता है, इसको हम छोटे के से भी लिखते हैं। अब जो टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर मैंने बताया था, स्टेप अप के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी ये ज़्यादा होते हैं। देखो स्टेप अप का मतलब छोटी से बड़ी वोल्टेज खाना, यानी कि हमने अपनी जो झोली है वो ज़्यादा फैलानी है। झोली ज़्यादा फैलाने का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा देने हैं तो ज़्यादा होगा। और इसी तरह इसके अंदर स्टेप डाउन में क्या होता है, NS की संख्या NP से कम होती है, तो इनकी संख्या हमने कम करके दिखानी होती है। और ये इंड्यूस्ड EMF का निशान हो गया। तो अब तक था। अब उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम सीखेंगे कि पावर क्या होती है, और पावर के साथ लॉसेज भी पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए जो हमारी आउटपुट वोल्टेज होगी वो इनपुट वोल्टेज के बराबर होगी, ठीक है, उसमें कोई लॉसेज नहीं होंगे। तो आउटपुट वोल्टेज नहीं, आउटपुट पावर लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स। आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर, ठीक है। पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू VI, यानी कि EI, ठीक है। V का मतलब E कर रहे हैं हम, इंड्यूस्ड EMF वाले E लिख रहे हैं। इंड्यूस्ड EMF, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, सभी की एक यूनिट होती है वोल्ट, तो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे EI, यहाँ पे VI भी लिखते हैं। तो अब देखो पावर का फार्मूला क्या होगा, P इज इक्वल टू EI। तो आउटपुट कहाँ से, आउटपुट का हिस्सा हमारा कहाँ पे है, सेकेंडरी में, तो ES/IS। आउटपुट इनपुट कहाँ पे, प्राइमरी में, EP/IP। अब इनको थोड़ा रीअरेंज करते हैं। देखो ES के बटे EP का आ गया, तो IP के नीचे कौन जाएगा, IS। और लेकिन हमने यहाँ पे पढ़ भी रखा है कि ES/EP खुद किसके बराबर होते हैं, NS के। तो एक फार्मूला होता है जो आगे हम न्यूमेरिकल करेंगे, उनमें हम यूज़ होगा, तुम इसको याद कर लेना। यहाँ पे एक छोटा सा और देखो, एक नंबर के पर्सन बनते हैं यहाँ से कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के अंदर K का मान वो 1 से बड़ा होता है और इसके अंदर K का मान 1 से छोटा होता है। तो देखो कैसे करेंगे भाई, इसको इसके नीचे ले जाओ, सीधी बात है। दिस इम्प्लाइज NS/NP, तो इधर तो 1 बच गया। और NS/NP को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर रेशो। तो ट्रांसफॉर्मर रेशो यहाँ पे 1 से बड़ा होता है स्टेप अप में। और इसी तरह इसको इसके नीचे लेके जाओगे तो NS/NP यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। एक नंबर में आते हैं कि स्टेप अप स्टेप डाउन के लिए ट्रांसफॉर्मर रेशो लिख कर दिखाओ। तो यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई हैं। तो अब इनके लॉसेज और होते हैं, उनको और हम डिस्कस करते हैं अभी। तो ये कुछ लॉसेज है डियर स्टूडेंट्स हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लक्स लॉस, कॉपर लॉस, आयरन लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस और हमिंग लॉस। ये सारे लॉसेज जो हैं वो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। जो हमिंग लॉस होता है तो ट्रांसफार्मर में से आवाज़ आती रहती है और वो हमिंग लॉस कहलाता है। इसी तरह आयरन का लॉस भी होता है क्योंकि ये गर्म हो जाते हैं और इस प्रकार से हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसकी एफिशिएंसी जो है वो 100% नहीं होती है। उसके बाद आता है कि एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर का क्या फार्मूला होगा। तो जब भी किसी की हमने एफिशिएंसी निकालनी हो तो उसको हम बोलते हैं आउटपुट बटे इनपुट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे होगी आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर।
आउटपुट क्या होती है बताओ, सेकेंडरी की तरफ। तो पावर का फार्मूला अभी मैंने लिखा था, पावर का फार्मूला क्या था, ई इंटू आई। तो सेकेंडरी की तरफ होती है ना आउटपुट, तो क्या लिख दोगे, ई एस आई एस। इनपुट किधर होती है, प्राइमरी की तरफ, ई पी आई पी गुणा 100। ये 100% नहीं होती। और एक नंबर में और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है कि ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन एसी ओनली। ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो सिर्फ एसी पे ही काम करता है, डीसी पे काम नहीं करता है। तो ये थी हमारी इसकी सारी जानकारी। अब इससे रिलेटेड एक दो सैम्पल प्रॉब्लम और देखेंगे। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये है फार्मूला यूज, जो भी अभी हमने पढ़े हैं वो सारों को मैंने समरी कर दी है। एफिशिएंसी होती है आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर गुणा 100। NS बाई NP क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर रेशो। K का मान बड़ा होता है स्टेप अप में, छोटा होता है 1 से स्टेप डाउन में। ये हमने पहले ही सिद्ध करके दिखाया था। ES बटे EP बराबर NS बटे NP। और था ये नेक्स्ट था हमारा ES बटे EP बराबर IP बटे IS। तभी तो देखो आउटपुट पावर बराबर इनपुट पावर फॉर आइडल ट्रांसफार्मर। ये हमने लिख रखी है, आउटपुट पावर होती है, इनपुट पावर होती है। तो ये सारे फार्मूले हैं, इनको यूज़ करके कोई भी न्यूमेरिकल आए उसका हम आसानी से कर सकते हैं। तो हम 2 सैम्पल प्रॉब्लम देखते हैं। एक प्रॉब्लम तो अक्टूबर 2020 हरियाणा बोर्ड में आई हुई है। तो पहला सवाल लेते हैं भाई, ए ट्रांसफार्मर एज एफिशिएंसी 80%, यानी कि इट्टा का मान दे रखा है 80%। इट वर्क्स एट 4 किलोवाट। वाट किसकी यूनिट होती है, पावर की। वर्क्स यानी कि इनपुट पावर दे रखी है, इनपुट पावर दे रखी है 4 किलोवाट, तो 4000 वाट। किलो को तो हटा देते हैं। एंड 100 वोल्ट। 100 वोल्ट का मतलब है इनपुट वोल्टेज कितने हैं, 100 वोल्ट। वो कहता है कि अगर सेकेंडरी क्या होती है, ES, यानी ये थी हमारी इनपुट वोल्टेज, क्या थी हमारी EP। वो कहता है कि सेकेंडरी वोल्टेज यानी कि आउटपुट वोल्टेज कितनी दे रखी है, आउटपुट वोल्टेज दे रखी है 240 वोल्ट। तो अब कहता है ये चीज़ निकाल कर दिखाओ, प्राइमरी और सेकेंडरी करंट निकाल कर दिखाओ। प्राइमरी का मतलब IP और सेकेंडरी करंट का मतलब IS, ये निकाल कर दिखाना है। तो डियर स्टूडेंट्स ये फार्मूलों को यूज़ करके हम करेंगे। तो अब देखो ये सारी चीज़ें यूज़ हो जाएंगी। इनपुट पावर कितनी दे रखी है, 4000 वाट। इनपुट वोल्टेज कितनी दे रखी है, 100 वाट। और आउटपुट वोल्टेज है 240 वाट। तो भाई उठाओ प्रश्न को कैसे करें हम। फार्मूले देखो उनमें कौन से लग सकते हैं। एक तो वो ईटा वाला लगेगा क्योंकि 80% दे रखी है वो वाली। दूसरा EP दे रखी है, हम IP निकालते हैं। पहले ये निकाल लेते हैं IP। तो IP देखो ध्यान देना, EP गुणा IP तो होगी ना इनपुट पावर। बताओ भैया बात सही है, समझ में आएगी। EP इंटू IP इनपुट पावर नहीं होगी, ठीक है। अगर ES IS होती तो आउटपुट पावर लिखता। और हमने निकालना IP। तो डियर स्टूडेंट्स IP हो गया हमारा इनपुट पावर। इनपुट पावर भी दे रखी है, इनपुट पावर है 4000 बटे IP निकाला EP भी दे रखी है 100। तो काटो पीटो कितना उत्तर आ गया, 2020 40। तो करंट IP का मान कितना आ गया हमारा 40 एम्पियर। एक तो ये भाग तुम्हारा निकल गया। उसके बाद कहता है IS और निकाल कर दिखाओ। तो IS भी निकालेंगे, लेकिन जो 80% दे रखा है इसको यूज़ करो। तो इसको मैं ऐसे लिखूँ, ईटा किसके बराबर होता है, ईटा इज इक्वल टू ES IS बटे EP IP। और ईटा का मान दे रखा है 80%, का नाम का 100। जो मान दे रखा है सारा पुट कर दो, अपना IS भी आ जाएगा। जो हम निकालना चाहते हैं IS वो हमारा आ जाएगा भाई। तो ES दे रखा है, देखो यार आउटपुट वोल्टेज 240। तो 80 बटे 100
बराबर 240 गुणा IS निकालना है हमें, बट EP IP तो दे ही रखी है, EP IP तो दे रखी थी, कितनी थी 4000, और अलग अलग करोगे तो भी करके देख लियो, 40 ये होगी, 100 ये होगी, 4000 ये होगी। तो इन्हें सोल्व करके हम IS का मान निकाल लेंगे, और इनको काटा पिट्टी कर लोगे तो सब कुछ काटा पिट्टी करने के बाद IS का मान आ जाएगा 13.33 एम्पियर। हो गया भाई पूरा 3 नंबर का सवाल है भी। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें मान लो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होती है कि वैसा ही देखते हैं, ये हरियाणा बोर्ड का सवाल है। 66% एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर, यानी N कितनी दे रखी है 66%, इज वर्किंग ऑन 100 वोल्ट, वर्किंग है तो उसका मतलब इनपुट पावर दे दी, इनपुट वोल्टेज दे दी। और इनपुट वाले देखो, इनपुट को हम लिखते हैं P से, आउटपुट को किससे लिखते हैं S से, तो ये यानी कि दे दी EP बराबर 110 वोल्ट और 2.2, यानी कि इनपुट पावर दे दी। इनपुट पावर ही लिखा करो, पूरा अक्षर लिख लिया करो, इनपुट पावर इज इक्वल टू 2.2 गुणा 10 की शक्ति 3 वाट। इफ द करंट इन द सेकेंडरी 6 एम्पियर, यानी कि IS दे दिया 6 एम्पियर। तो क्या चीज़ निकाल कर दिखानी है, एक तो निकाल कर दिखाना हमने IP और दिखानी दूसरी हमने ES, ये निकाल कर दिखाना है। तो वही काम जैसे पहले करा था वही शुरू हो जाओ। इनपुट पावर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, इनपुट पावर का फार्मूला क्या होता है, EP इंटू IP को मैं इनपुट पावर लिख सकता हूँ नहीं, और इनपुट पावर दे के इसके बराबर रखे इतनी, यानी कि EP IP इज इक्वल टू 2.2 गुणा 10 की शक्ति 3। और हमने देखो क्या क्या चीज़ दे रखी है, EP 110 दे रखी है, तो EP 110 दे रखी है, तो यहाँ पे लिख दो 110, तो IP आ गई हमारी 2.2 गुणा 10 की शक्ति 3 बटे 110। सोल्व कर लेंगे, IP आ जाएगी, एक भाग तो ये हो गया। सोल्व करूँगा अभी 1 मिनट बाद। उसके बाद कहता है IS निकालो, IS। तो IS कैसे निकालोगे, जैसे इसमें निकाले थे 66/100 बराबर, यानी कि एफिशिएंसी किसके बराबर है, आउटपुट बटे इनपुट। तो यहाँ पे लिखो ES IS बटे EP IP। इन चारों में से तीनों के मान दे रखे हैं, तीनों के मान देखो किस किस का दे रखे हैं भाई। EP IP का तो पता है ही हमें, तो ये हो गया मेरा, यहाँ पे करता हूँ। EP IP का तो हमें पता ही, ये रहा इनपुट पावर वाला, ये रहा 2.2 गुणा 10 की शक्ति 3। ES हमने निकाल कर दिखानी है, ES हमने निकालनी है। IS दे रखे 6 इंटू ES बराबर 66/100। इसको भी सोल्व करेंगे और इसको भी सोल्व करेंगे, तो हमारा ES और IP दोनों मान आ जाएंगे। सोल्व तो तुम कर लोगे, बड़ा ही आसान है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक्स है।